इमारतें हैं, जिनमें 267 प्राइवेट इमारतें हैं, जबकि 41 इमारतें बीएमसी की हैं, 8 इमारतें पीडब्ल्यूडी की हैं। सबसे ज्यादा कुर्ला के एल वार्ड में 89 जर्जर इमारतें हैं। दक्षिण मुंबई में 7 जर्जर इमारतें हैं। दोनों उपनगरों में कुल मिलाकर 34 इमारतें बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 317 इमारतें हैं जो बेहद खतरनाक है और कभी भी गिर सकती है। हजारों मुंबईकरों की जान खतरे में है। सरकार के पास इतनी पुख्ता जानकारी के बावजूद कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है। इन इमारतों में रहने वाले लोगों को पहले ही बीएमसी नोटिस भेज चुकी है। पिछले कई सालों से मुंबई में इमारतों के गिरने का सिलसिला जारी है। बरसात के दिनों में इन इमारतों के गिरने का सिलसिला तेज हो जाता है। सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके जरिए लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। देखिए, मुंबई में कई सारी उपाय योजनाएं, जो सेस बिल्डिंग है, जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स है, उनके लिए कुछ अलग योजनाएं हैं। बारिश के दिनों में हम कोशिश करते कि ऐसे दुर्घटना ना घटे, लेकिन ये थाने की जो दुर्घटना थी, बिल्कुल गलत तरीके से इलीगल बिल्डिंग, कोई किसी परमिशन के बिना ये बनाई गई थी, बहुत जल्दी में बनाई गई थी, स्ट्रक्चरली साउंड नहीं थी, कोई परमिशन नहीं थी। सैकड़ों बेकसूर लोगों की जानें चली जाती है और सरकार मुआवजे का ऐलान कर खामोश हो जाती है। इन इमारतों को सरकार खुद चिन्हित करती है। ऐसे में मुंबई में गैर कानूनी तरीके से बनने वाली इमारतें और उनकी हालत का जायजा कौन लेगा? वसीम हैदर, सहारा समय, मुंबई। ये एक बेहद आश्चर्यजनक बात भी है कि लगातार उन लोगों को पता होता है कि जिस इमारत में हम रह रहे हैं वो बेहद खतरनाक है और कभी भी हमारी जान इसमें जा सकती है। बावजूद उसके वो उस बिल्डिंग से नहीं निकलते। आखिर क्या है इसकी वजह? चर्चा इस पर रहेगी लगातार जारी। फिलहाल एक ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। मिस्टर टैल्कम पाउडर, फ्रेश टैल्कम इतना पाउडर, अरे फ्रेश रहने के लिए इतना पाउडर तो लगेगा ना। चौंक गए मिस्टर, पेश है नया टाइड टैल्कम फ्रेशनेस, दे व्हाइट प्लस और टैल्कम फ्रेशनेस। नया टाइड टैल्कम फ्रेशनेस, कपड़े फ्रेश हो तो आप फ्रेश हो। व्यापार में हो रहा नुकसान, कर्ज ने किया बेहाल, नौकरी के लिए है भटकाव, हर समस्या का निराकरण स्वर्ण स्पर्श के भाग्य रत्न, 50% की छूट और साथ ही ज्योतिष की मुफ्त सलाह। 30 दिन में फर्क ना पड़ने पर 100% पैसे वापस। आज ही संपर्क करें। Okaya Tubular, life double, no trouble. नसाका दे 100% सुरक्षित और शुद्ध पानी। इसकी मिनजेट टेक्नोलॉजी ऐड करे जरूरी मिनरल और दे टेस्ट भी। तो आप किसे चुनेंगे, नसाका या बीमारियां? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में कब तक होते रहेंगे ये हादसे? आखिर कब तक? क्योंकि एक के बाद एक जर्जर इमारतें धराशायी होती है, लोग हादसों का शिकार होते हैं। बावजूद इसके वे अपना आशियाना नहीं छोड़ते। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विधायक विवेक पंडित जी और साथ ही हमारे साथ हैं इस वक्त एक ऐसे भी शख्स जो उस समय से लगातार काम करते रहे जब वे पद पर थे, खैरनार जी। खैरनार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जर्जर इमारतें लगातार खतरनाक बनी रहती है, लोग आखिर जान हथेली पर लेकर क्यों कर इसमें रहने को मजबूर होते हैं? पहला प्रश्न मैं स्पष्ट कर देता हूं। जहां तक कार्रवाई का सवाल है, आमतौर पर कार्रवाई एक साजिश के तहत होती है जी। इस केस में अलग चीज है कि यहाँ डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कई अधिकारी, लोकल नगर सेवक और बिल्डर्स लोग सभी अरेस्ट हुए और केवल अरेस्ट नहीं, उन पर बहुत तगड़ा कानून लगाया गया है जी। शायद ऐसी कार्रवाई मेरे जीवन में मैंने कभी ऐसे अनुभव नहीं की है जी। एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सालों के बाद मुझे एक ईमानदार आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ थोड़ा दिख रहा है जी, कि जो सही मायने में कार्रवाई करना चाहता है। अगर ऐसी कार्रवाई हुई तो थोड़ा इस पर चेक आ सकता है, लेकिन ये परिस्थिति इतनी खराब है,
कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो और कोई अधिकारी या नेता हो, ये अवैध बांधकाम को वो बंद नहीं कर सकता है इस देश में। वो बंद हो सकता है, वो तबादला उसका हो सकता है, उसको खींचा जा सकता है, लेकिन अवैध बांधकाम में जो पैसा मिल रहा है बहुत ज्यादा जी, वो छोड़ना नहीं लोग चाहेंगे। और जहां तक लोगों की बात है जी, लोगों की बात है, एक तो डिमोलिशन गिरना, इमारत भवन गिरना, ये एक बात होती है, और अधिकृत या अनधिकृत होना ये दूसरी बात होती है। बिल्कुल बेकानूनी बिल्डिंग जो मंजूरी नहीं लिए वो भी गिर सकती है, और जिसको महापालिका ने मंजूरी दी बकायदा वो भी गिर सकती है। महानगर पालिका में जो धोखादायक बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल की, 125 साल की जो पुरानी बिल्डिंग बन गई है जी, वो काफी जर्जर है, और जब तक लोगों को पर्यायी जगह कहीं मिलती नहीं है तब तक वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो आम बात है, कोई भी साधारण आदमी जी मुंबई छोड़कर कहीं बहुत उपनगरों में जाने के लिए उत्सुक नहीं रहता है। लेकिन सरकार क्या इसके लिए कोई और एहतियाती कदम नहीं उठा सकती? क्या इतने सारे लोगों की जान जोखिम में डालकर इस व्यवस्था को ऐसे ही बनाए रखा जा सकता है? विवेक जी आप बताएं कि आखिर घोषित कर दिया गया है कि इमारतें जर्जर हैं, लेकिन क्या इसके आगे कोई कदम नहीं उठाया जा सकता? बिल्डिंग अभी भी खाली नहीं करवाई गई। इसमें दो चीजें हैं जी, कि जिस तरह की इमारतों में वो रहते हैं तो उनका रहने का दर्जा क्या है, रहने का स्टेटस क्या है। ऐसे जिन्होंने वो खरीदी है, वो फ्लैट खरीदा है, वहां पे रहते हैं और वो जर्जर हो जाती है इमारत, तब सवाल पैदा ये होता है कि बहुत बार ये देखा गया कि कन्वेंस जो करना चाहिए मालिक ने, वो कन्वेंस मालिक करके नहीं देते। जब मालिक कन्वेंस करके नहीं देते तब फ्लैट ओनर वहाँ छोटे फ्लैट में हो या बड़े फ्लैट में, वो इमारत जर्जर होने के बाद ये फ्लैट में रहने वाले जो मालिक हैं वो मालिक नहीं रहते, क्योंकि जमीन उनके मालिकियत की नहीं होती। डीम कन्वेंस का कानून बनाया गया, उसका भी अमल ठीक से नहीं हुआ कि माना जाएगा कि यू आर सपोज टू बी द ओनर। ये डीम ओनरशिप का कानून है। ये भी एक इसमें सवाल है। जैसे खैरनार जी ने बताया वो सही है कि जो भाड़े से रहने वाले हैं वो एक जगह भाड़े से रहते हैं, बहुत साल से रहते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे यहाँ पे अभी राइट्स कुछ बन गए, हम यहाँ से जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे, और उतना उनके पास पैसा नहीं होता। गवर्नमेंट ने स्कीम तो बहुत लाई। ये एक बड़ी मजबूरी होती है लोगों की कि आखिर ये क्या करें। लेकिन खैरनार जी क्या ये माना जाए कि सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है, ऐसा चलता रहा है, ऐसा चलते रहेगा, हादसे होते रहेंगे? मजबूरी वहां तक ही सीमित नहीं है। आज अगर देखिए, घर ये बहुत बुनियादी चीज है जी। जैसे हम खाना फ्रूट लेते हैं, जरूरी है जिंदा रहने के लिए, वैसे अगर सही मायने में मानवीय ढंग से जीना है जी, संसार करना है, बच्चों को पालना पोसना है, तो आपको निवारा यानी घर होना बहुत अति आवश्यक है। अगर घर नहीं हो तो आदमी कहाँ भी ड्रेन गटर हो, गंदगी जगह हो, पानी भरा हुआ जगह हो, या ये पर्वत के ऊपर जाना हो, स्लोप हिल स्लोप पर जाना हो, लोग कहीं भी जाने के लिए तैयार होते। लेकिन खैरनार साहब सवाल ये खड़ा होता है कि घर तो जरूरी है, लेकिन क्या जान की शर्त पर लोग अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसे घरों पर रह रहे हैं? आखिर उसके लिए वजह क्या है? हाँ, तो इसलिए सरकार का यह कर्तव्य बनता है और समाज का कर्तव्य बनता है कि हमारी जनता को जितना हो सके उतना हम उनको परवड़े जैसा घर की व्यवस्था कर देनी चाहिए। अगर वो हम नहीं करते, लोग करते खुद, तो उनको करके देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अवैध बांधकाम का खटिया घड़िया मटेरियल लेकर बहुत खराब मटेरियल से बिल्डिंग बनाई जाए जिस पर इंजीनियर चेक ना करे, आर्किटेक्ट ना रहे, और ऐसे अनस्क्रूपुलस लोग हैं जो सरकार को या प्रशासन को बहुत पैसा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऐसे घर बनाने का जिम्मा दिया जाए, ये तो ठीक नहीं होता है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है। आपका कहना है कि ये जिम्मेदारी सरकार की। विवेक जी, क्या सरकार अब नोटिस देकर चुपचाप बैठ जाए, वो ये कहे कि लोग खाली नहीं कर रहे हैं, आखिर हम क्या कर सकते हैं, या सरकार की जिम्मेदारी वाकई बनती है आगे की वो आगे का कदम उठा सके? सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, जरूर बनती है जी, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अफोर्डेबल हाउसिंग ये तो एक जिम्मेदारी है सरकार की, और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए
कई सारे स्कीम बनाए गए, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है। जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे म्हाड़ा के फ्लैट्स हैं वो भी किसी को लेने हैं तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें भी हम देखते हैं कि सोसाइटीज बनाने के लिए जगह किसको दी जाती है, उसमें जितने सारे घोटाले हो रहे हैं वो घोटाले हम देख रहे हैं। रेंटल हाउसिंग की स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की, उसका कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। लेकिन विवेक जी क्या ये भी एक घोटाले का हिस्सा नहीं होती है कि जब यहां पर रिहेबिलिटेट किया जाता है तो कई पुश्तें निकल जाती है, वापस अपने मकान में नहीं आ पाते? क्या ये भी भ्रष्ट व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं दिखाई देती यहां पर? आज वही जहां पर ये ट्रांजिट कैंप बनाए गए जी, तो ट्रांजिट कैंप में ही लोग रहते हैं, जिंदगी पूरी उनकी ट्रांजिट कैंप में निकल जाती है और फिर से अपने घर में आ नहीं सकते जी। तो ये सारे एक व्यवस्था का, जैसे खैरनार जी ने बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये पूरे व्यवस्था का हिस्सा बन गया है और वो उसी वक्त सुधरेगा, क्योंकि इसीलिए ये जुडिशियरी का एक्टिविज्म बढ़ गया है। ये इसीलिए बढ़ गया क्योंकि एग्जीक्यूटिव हैज फेल्ड इन इट्स फंक्शन जी। एग्जीक्यूटिव हम अपना रोल अदा करने में सफल नहीं रहे, इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल बढ़ गया और ये लोकतंत्र को खतरा है। ऐसा मुझे ये लोकतंत्र को खतरा आपको महसूस हो रहा है? खैरनार जी बहुत आखिर में और संक्षेप में आप बताएं कि अगर इसी तरीके से हताश हो, हल कैसे निकलेगा? किसकी पहली जिम्मेदारी है, कदम कौन उठाए? जी, का काम है ये। जब तक हम उनकी कॉन्शियस को धक्का नहीं देते हैं, उनकी ईमानदारी को, नैतिकता को, मोरालिटी को, और उनका जो चेहरा खराब हो गया है, ब्लैक हो गया है, वो हम अगर जब तक सफेद नहीं कराने की कोशिश करते हैं तब तक इस देश में कुछ सुधरने वाला नहीं। यानी कि जिम्मेदारी यहाँ उन सभी लोगों की है जो इससे आहत हैं, जो महसूस करते हैं कि व्यवस्था गलत है, वो अपने हद तक के अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि जहां प्रशासनिक स्तर पर वहीं सरकारी स्तर पर गलतियां सामने आ रही है, वहीं जरूरत इस बात की भी है कि जो गलत व्यवस्था है इसे सुधारने के लिए हर संभव अपना अपना योगदान भी दिया जाए। बहरहाल हमसे बातचीत के लिए आप स्टूडियो में आए, खैरनार जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। विवेक जी आपका भी धन्यवाद कि आखिर ये हादसे कब तक होते रहेंगे। बड़ा सवाल जब खड़ा किया गया तो जवाब में कमोबेश यही आया है कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, नहीं तो हादसे होते रहेंगे। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, मुझे इजाजत दें। सहारा प्रणाम। ओफो, ये बैटरी भी ना। अब चॉइस आपकी है, बैलगाड़ी